Very good morning to all of you. As we know that we already finished our first part, that is hospital pharmacy. In that we already seen that what is hospital pharmacy, and what are the different kind of roles of hospital pharmacist, and what is hospital manufacturing. So today we will see or discuss our part second of our syllabus, that is clinical pharmacy. In that chapter number 1, introduction to clinical pharmacy. So in that first, we will see what do you mean by clinical pharmacy. So clinical pharmacy means it is a branch of pharmaceutical science which deals with the various aspects of patient care, not only dispensing of drug, but advising the patient on the rational selection and safe use of drug. सो सबसे पहले तो जब ये जो सिलेबस है, ये जो चैप्टर है हमारा क्लिनिकल फार्मेसी, सो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि हम व्हाट इज़ हॉस्पिटल्स, है ना, और व्हाट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. एंड हमने देखा था कि अगर हमको हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे, है ना. व्हाट शुड बी क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर manufacturing in hospitals. So today we will see what is clinical pharmacy, what is the roles and responsibilities of clinical pharmacist. So what do you mean by clinical pharmacy? कि it is a branch of pharmaceutical science which deals with various aspects of patient's care, not only with dispensing. मतलब कि जो हम ये जो फील्ड है, ये जो क्लिनिकल फार्मेसी है, इसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमको पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस कैसे करना है, सिर्फ हम यही नहीं देखेंगे, बल्कि हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, उनको हम एजुकेट करेंगे कि हमको उनको रैशनल सिलेक्शन एंड सेफ यूज़ ऑफ ड्रग को कैसे ले सकते हैं. मतलब कि क्या कि हमको सिर्फ इस फील्ड के अंदर सिर्फ पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही नहीं करना है, उनको सिर्फ पेशेंट को मेडिसिन देना ही नहीं है, सिर्फ उसके साथ साथ में हमको क्या करना है कि हम रैशनल सिलेक्शन. व्हाट डू मीन बाय रैशनल सिलेक्शन? कि नया ट्रीटमेंट, अपग्रेडेड ट्रीटमेंट, या जिसको हम बोलेंगे कि मेडिसिन को सेफ वे में और इफ़ेक्टिव, हमको मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव वे में मेडिसिन हमको कैसे हम उस पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं. सो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उसको जो पर्टिकुलर डिसीज़ है, उसकी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है, तो उसको क्योर करने के लिए ऐसी कौन सी नई मेडिसिन है जो वो लेने के बाद में उसको वो मेडिसिन में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी दिखाएंगी और उसकी जो सेफ्टी है वो ज़्यादा रहेंगी एज़ कम्पेयर टू already available drugs. So in that there are various scope of clinical pharmacy. In that first evaluation and selection of drug. मतलब कि क्या सबसे पहला जो स्कोप है क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर वो ये है कि इवेल्युएशन. व्हाट डू मीन बाय इवेल्युएशन? मतलब कि जज करना, इवेल्युएट करना, है ना. तो हमको जब हम एक ड्रग सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे और उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो इसके अंदर क्या है, therapeutic equivalency of different dosage form is evaluated by using biopharmaceutics. What do you first of all in this definition what do you mean by therapeutic equivalency? तो therapeutic equivalency मतलब क्या कि जो डिफरेंट, जैसे कि एक पर्टिकुलर डिसीज़ के अंदर अगर बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उनमें से कौन सा ड्रग चूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए. थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंसी मतलब कि थेरेप्यूटिक मीन्स व्हाट कि उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो पर्टिकुलर ड्रग से जो दूसरा ड्रग है उससे ज़्यादा है, कम है, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन दूसरों के कंपैरिजन के मुकाबले में कैसा है, या फिर उसका बॉडी पर इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए कैसा है. तो इन सब और डिफरेंट डोसेज फॉर्म के ऊपर कि भाई 500 के ऊपर, अगर ये 500 mg के ऊपर अगर हमने पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन लिए तो वो कितना एक्शन दिखा रही है, और उसके कंपेयर में कोई ऐसी और मेडिसिन है क्या जो कम डोज के अंदर लाइक 200 के अंदर हमको उतना ही एक्शन दिखा रही है, या ऑनसेट ऑफ एक्शन उसका ज़्यादा है, कम है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ पर आती है, थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंसी के अंदर. और ये हम कैसे इवेलुएट करेंगे, बाय यूजिंग biopharmaceutics. So what do you mean by biopharmaceutics? So biopharmaceutics is the study of relationship between the physical and chemical properties
dosage form of administration of a drug and its activity in living body। मतलब बायोफार्मास्यूटिक्स में क्या है कि हमको अगर स्टडी करना है कि डिफरेंट काइंड्स के जो ड्रग्स है अगर हमको वो पर्टिकुलर डिसीज़ के अंदर देना है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा ड्रग चूज़ करना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम ये कि जितने भी ड्रग्स अवेलेबल है उसका रिलेशनशिप चेक करेंगे। किस चीज़ से? रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, डोसेज फॉर्म और कितना ड्रग जो है वो हमको एडमिनिस्टर करना है उस पर्टिकुलर डिज़ायर्ड एक्शन को पाने के लिए। मतलब क्या कि हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितने भी जो डोसेज फॉर्म है उनमें हमको ये सिलेक्ट करना है कि अगर हमको पेशेंट को ये ड्रग देना है तो सबसे पहले दो तरह की मेडिसिन हैं। फॉर एग्जांपल एक ओरली और एक है कि जिसको हमको इंट्रावेनसली लेना है। तो कौन सा रूट पेशेंट के लिए फिजिबल है तो हम उस टाइप की मेडिसिन को वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर है वो या फिर वो ऐसी स्टेट में है जिसके अंदर वो माउथ से मेडिसिन नहीं ले सकता, ओरली मेडिसिन नहीं ले सकता, तो हमको ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हम सिलेक्शन करेंगे ड्रग का तो हमको ऐसा ड्रग सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हम उसको इंट्रावेनसली दे सके। तो हमको यहाँ पे क्या स्टडी करनी होगी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर वो ड्रग किसी फेज में या किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद या किसी व्हीकल में ऐड करने के बाद वो ड्रग अगर वहाँ पे वो डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं बताता तो हम ऐसा ड्रग वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों की हम स्टडी करेंगे, उसकी केमिकल स्टेबिलिटी, उसकी फिजिको केमिकल स्टेबिलिटी जो है वो पर्टिकुलर लिक्विड में है या नहीं है, और हमको कितना डोज रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर डिज़ायर्ड एक्शन के लिए। मतलब जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमको उस ड्रग की चाहिए उसको हमको अगर लेना है, उसको हमको पाना है, तो उसके लिए हमको हाउ मच ड्रग इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन एंड इस एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी। और फिर वो इतना सब कुछ डिसाइड होने के बाद में वो जो ड्रग है वो ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद वो कैसे एक्ट कर रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उसका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है बॉडी से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो क्या इफेक्ट दिखा रहा है बॉडी पे, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसके वहाँ पे साइड इफेक्ट कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं हमको, या एक पर्टिकुलर पेशेंट है जिसको कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसी के साथ में अगर हम ये ड्रग यूज़ करते हैं तो हमको वहाँ पर किस तरह के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या किस तरह के वेरिएशंस या किस तरह के साइड इफेक्ट हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो सारी स्टडी है ये हम कहाँ पे करते हैं? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स के अंदर। एंड सेकंड वन इज ड्रग इंफॉर्मेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग इंफॉर्मेशन? The field realizes the importance of keeping information, use of information retrieval techniques to make any data available in an efficient manner. The Drug Information Center act as a drug bank। मतलब क्या है कि जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, कौन कौन से हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स? जैसे कि भाई इनको यहाँ पे बोलना है कि हमको ड्रग का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, कौन सी बेसिस पे हम पता करेंगे कि जो पर्टिकुलर ड्रग है वो पर्टिकुलर ड्रग किस तरह की एक्शन दिखाता है, या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, या उसका रिसेंटली एडवर्स इफेक्ट क्या रिकॉर्ड हुआ है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको इसके बारे में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसको इसके बारे में वो अवेयर होना चाहिए, उनके सब चीज़ों के बारे में फुल्ली नॉलेज होना चाहिए। तो डे बाय डे जितने भी ड्रग मार्केट में आ रहे हैं तो उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू कितनी है, उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी कितनी है, वो किस तरह के साइड इफेक्ट दिखाते हैं, वो कैसे हमारी बॉडी पर एक्ट करते हैं, वो कितना डोज उसका रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो स्टडी है, जो उसका डेटा है, जो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, लाइक NCBI, PubMed, गूगल स्कॉलर, जो कि हमको डेटा प्रोवाइड करते हैं। अगर हम वहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने पैरासीटामोल वहाँ पे सिंपली अगर सर्च किया तो पैरासीटामोल के ऊपर जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है, जितना भी ड्रग रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना भी उस ड्रग के ऊपर अभी अब तक स्टडी हुआ है, वो सारा डेटा हमको वहाँ पर विदिन अ मिनट्स हमको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। फ्रॉम जहाँ से उसकी डिस्कवरी हुई थी वहाँ से लेकर तो रिसेंट में उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन कौन से डोसेज फॉर्म उसके मार्केट में अवेलेबल है, उसके रिसेंट साइड इफेक्ट क्या है, उसके कौन कौन से फॉर्मुलेशन उसके अवेलेबल है मार्केट के अंदर, हमको सब A to Z उसका पूरा हमको डेटा वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की एक फील्ड होती है। सो थर्ड वन इज ड्रग यूटिलाइजेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग यूटिलाइजेशन? सो ड्रग यूटिलाइजेशन मीन्स clinical pharmacy helps in the study of drug abuse, drug misuse, medication error etc. तो जो क्लिनिकल फार्मासी है वो क्या करती है? हमको हेल्प करती है कि जो ड्रग अब्यूज़ पर्सन है
तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन ड्रग अब्यूज़ है? किस बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन जो है वो एक पर्टिकुलर ड्रग का अब्यूज़ करता है या नशा करता है? तो किस बेसिस पे? हम जो क्लिनिकल फार्मेसी है वो ये हमको हेल्प करेगी, किस तरह से वो डायग्नोस करेगी उस पेशेंट को कि उसके ब्लड में किस तरह, उसके ब्लड सीरम के अंदर, उसके ब्लड लेवल्स के अंदर, उसके प्लाज्मा लेवल्स में कौन सा ड्रग की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि वो जो पेशेंट है या फिर वो जो पर्टिकुलर ह्यूमन है वो किस तरह का ड्रग अब्यूज़ करता है, वो या फिर वो ड्रग अब्यूज़र है या फिर वो ड्रग का मिस यूज़ कर रहा है या फिर मेडिकेशन एरर मिस आउट, जैसे कि हमने अच्छे से अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एरर किस तरह के होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ड्रग अब्यूज़ नहीं है लेकिन उसने जो ड्रग है वो गलत कॉम्बिनेशन के साथ ले लिया उस ड्रग को, या फिर गलत फूड के साथ ले लिया, फॉर एग्जांपल फूड इंटरेक्शन होती है ना, और ड्रग इंटरेक्शन होती है। तो इस तरह के अगर हमको केसेस देखने को मिलते हैं तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम इस फील्ड में करते हैं। सो नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो एज अ नेम सजेस्ट कि इस फील्ड में क्या होता होगा कि हमको यहाँ पे क्या करना होती है कि एजुकेट करना होता होगा, है ना, पेशेंट को। फिर जो मेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है उनको हम एजुकेट करते हैं। सो अ रोल हैज़ बीन प्लेड इन एजुकेटिंग मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ ऑन रैशनल ड्रग थेरेपी। मतलब जो रैशनल ड्रग थेरेपी यानी कि जो अभी रिसेंट में जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उसके बारे में लोगों को मेडिकल स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को या पेशेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो इस तरह की जो फील्ड होती है उसको हम बोलते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमको जब कोविड की जो सिचुएशन थी स्टार्टिंग के अंदर हमको नहीं पता था कि किस तरह की ट्रीटमेंट लेनी है, किस तरह के प्रिकॉशंस करने हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने डिसीज़ के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर अवेयरनेस वहाँ पे दी कि आपको इस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है, इस तरह से आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, या इस मेडिसिन से या इस तरह के फूड्स को खाने से आप अपनी मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। या फिर अभी रिसेंट में अगर हम देखेंगे कि हमको अभी पता चलता है कि रेमडेसिविर जो है वो पर्टिकुलर यूज़ हो रहा है अभी कोविड की सिचुएशन के अंदर, अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको कब पता चलेगा? जब हम उसके बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे कि ये इस तरह से होता है, या फिर ये कैसे एक्ट करता है हमारी बॉडी पे, उसकी सेफ्टी कितनी है। इस तरह से हमको लोगों को पहले पर्सन्स को, कम्युनिटी को पहले एजुकेट करना होता है उस बारे में। सो इस तरह से हम यहाँ पे एक रोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। सेकंड क्या है कि पेशेंट केयर। हमको क्या करना है यहाँ पे? इट इज़ अ प्राइम ड्यूटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एरिया टू मॉनिटर द ड्रग थेरेपी। मतलब कि जो प्राइम ड्यूटी मतलब जो पहला रोल है किसका? क्लिनिकल फार्मेसी एरिया का, कि वो क्या करते हैं? वो मॉनिटर करते हैं कि जो पर्टिकुलर ड्रग थेरेपी हमने उस पर्टिकुलर पेशेंट को दी है तो वो थेरेपी को वो मॉनिटर करते हैं कि जो ड्यूरिंग द थेरेपी उनको किसी तरह का साइड इफेक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा, या फिर जो वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए वो दे रहे हैं, पर्टिकुलर डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो ट्रीटमेंट, वो थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें उनको वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम यहाँ पे पेशेंट केयर के अंदर देखते। सो इट्स अ प्राइम ड्यूटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एरिया टू मॉनिटर द ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट वी विल सी इज दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ clinical pharmacy. So what are the objectives of clinical pharmacy? We will discuss here. So the scenario of clinical pharmacy practices have been significantly changed. मतलब कि जो सिनेरियो है, जो मतलब पिछला जो तरीका था जिसमें हम मेडिकल प्रैक्टिस या क्लिनिकल प्रैक्टिस करते थे वो अभी सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है। तो इसके अंदर विद रिस्पेक्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ एक्सप्लोजिव इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ thousands of drug in the tremendous load drugs and the tremendous loads on the physician compel him to depend upon the pharmacist for importing drug and therapy related information exclusively to the inpatient। मतलब कि अभी क्या हुआ है कि देखो कि पिछले ज़माने में या पिछले जो सिनारियो था वहाँ पर हमको नंबर ऑफ ड्रग्स जो थे वो कम थे वहाँ पर, तो इसलिए हम वहाँ पर एक जो फिजिशियन था वो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो उसको पता था कि सिर्फ ये जो ड्रग है एक ही ड्रग मार्केट में भी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो उसी तरह का ड्रग अवेलेबल करता था। लेकिन अगर आप देखोगे अगर तो आज का जो सिनेरियो है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ड्रग, मिलियंस ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट इन द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। तो कि अब ये बर्डन हो गया, ये बर्डन आ गया एक तरह का, क्योंकि किसके ऊपर? फिजिशियन के ऊपर, कि
अगर उसको एक पर्टिकुलर डिसीज़ या कंडीशन को थेरेपी प्रोवाइड करनी है तो मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ ड्रग अवेलेबल है उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। सो वो राइट ट्रीटमेंट कैसे सिलेक्ट करेगा कि कौन सी क्राइटेरिया है, कौन से स्ट्रैटेजीज की बेसिस पे वो एक राइट ट्रीटमेंट, राइट मेडिसिन, राइट ड्रग या सही ड्रग उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए वो सिलेक्ट करेगा। तो इसके लिए जो लोड है उसके ऊपर ये जो आया वो उसके अंदर जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह का ड्रग लेने से कौन सा साइड इफेक्ट मिल सकता है, या पर्टिकुलर कौन सी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर या कौन सी मेडिकल सिचुएशन के अंदर हमको कौन सा ड्रग वहाँ पर लेना है। तो जो फार्मासिस्ट है ये उसका रोल है कि वो फिजिशियन को क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो बर्डन उसके ऊपर फिजिशियन का ऊपर आया है उसमें वहाँ पर उसको वो हेल्प प्रोवाइड करता है कि जो इन पेशेंट यानी कि जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है उनको वो किस तरह की थेरेपी, किस तरह की ड्रग थेरेपी वो वहाँ पे उनको प्रोवाइड करे। सो फार्मासिस्ट में ब्रिज द गैप बिटवीन द फिजिशियन एंड द पेशेंट बाय वर्च्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड दोज आर एज बिलो। तो जो फार्मासिस्ट है ये क्या करता है कि ये एक गैप जो होता है पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में, तो वो गैप को वो दूर करने की कोशिश करता है। कैसे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, अगर फिजिशियन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है तो वो ठीक से जो है वो पेशेंट को एजुकेट नहीं कर पाता। तो ये क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, जिसकी वजह से वो जो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो उसको सिग्निफिकेंट वे में उसको नहीं दे सकते। तो ये फार्मासिस्ट क्या करता है, उस गैप को फुलफ़िल करता है। फार्मासिस्ट क्या करता है कि वो पेशेंट को एजुकेट करता है, पेशेंट को वो मॉनिटर करता है, जो पर्टिकुलर ड्रग थेरेपी है उसको देने वो सही है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो काम है, जो रोल्स है वो किसके हैं, फार्मासिस्ट के, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के। उसकी जो ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ों को ओवरकम करता है, वो पहला ऑब्जेक्टिव उसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू द फेलो स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद द फिजिशियन टू ऑब्टेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन। तो ये फार्मासिस्ट क्या करता है भाई कि जो फेलो स्टूडेंट होते हैं, जो फेलो स्टूडेंट मीन्स व्हाट, आपके जैसे जो अभी सीख रहे होते हैं, तो उनको वो इंटरेक्शन करता है वो फिजिशियंस के साथ में, ताकि जो स्टूडेंट है वो बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके कि जब वो प्रिस्क्राइब करे पर्टिकुलर मेडिसिन को तो वो किस तरह की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करे वहाँ पर। सो नेक्स्ट वन इज इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट द फिजिशियन इन डूइंग अ बेटर जॉब ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड ऑब्जर्विंग द ड्रग थेरेपी। तो इसमें क्या करता है फार्मासिस्ट कि ये असिस्ट करता है फिजिशियन को, असिस्ट करता है या फिर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो फेलो स्टूडेंट होते हैं वो आकर फिजिशियन को असिस्ट करे और वो वहाँ पर एग्जामाइन करे, वो वहाँ पर नोटिस करे कि फिजिशियन जो है जिसके साथ में जिसको असिस्ट कर रहे हैं तो वो किस तरह की थेरेपी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए प्रोवाइड करता है, या फिर वो किस तरह की थेरेपी, किस तरह की मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करता है। तो इस तरह से ये उनके जो कंसेप्ट है वहाँ पर वो क्लियर होते हैं कि अच्छा अगर कोई फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर है वो एक मेल कैंडिडेट को अलग मेडिसिन लिखते हैं और जो फीमेल है जिसको कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम तो उसको अलग ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो ऐसा क्यों, तो इस बेसिस पे फिर वो उनके जो क्लैरिफिकेशन है वो उनको वहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से जो फार्मासिस्ट है वो क्या करता है कि इस तरह के गैप को वो कम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, it also offers an opportunity to educate the patient by involving them in the process of drug utilization। मतलब क्या करता है कि पेशेंट, हम क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटी एक मिलती है पेशेंट्स को कि एजुकेट करने के लिए फॉर कि हमको पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसको हम कैसे, अगर उनका ड्रग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोविड की सिचुएशन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो ये क्या है, ड्रग का यूटिलाइजेशन शुरू है अभी। तो इसमें हम पहले लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जो पेशेंट है जिनको हमको ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन देना है तो उनको हमको बताना है कि ये जो मेडिसिन है ये सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, ये कोविड के लिए, कोविड में ये ट्रीटमेंट अच्छी बेटर वे में इससे फाइट कर सकती है, आप इससे इम्यूनाइज रहोगे। फिर इस तरह से जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उनको पार्टिसिपेट करके ड्रग यूटिलाइजेशन प्रोसेस में उनको हम एजुकेट कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। और नेक्स्ट क्या है कि इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ क्लिनिकल ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सच एज क्लिनिकल ट्रायल्स, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर कोई ड्रग है जो मार्केट में अभी आ रहा है या फिर
फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल का प्रोग्राम शुरू है। व्हाट डू मीन बाय क्लिनिकल ट्रायल्स? कि जो ड्रग कैंडिडेट मार्केट में आ रहा है तो उसकी सेफ्टी, एफिकेसी चेक करने के लिए कि वो ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करता है, उसके क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसका फार्माकोकाइनेटिक कैसा है, उसका फार्माकोडायनेमिक कैसा है, इसकी जो स्टडी होती है वो हम कहाँ करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स एंड थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अंदर। तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग को लेने के बाद क्या आउटकम हमको देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी हेल्थ केयर टीम। सो जो क्लिनिकल फार्मेसी की हेल्थ केयर टीम होती है, जो पेशेंट को एजुकेट करती है या पेशेंट को एक ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करती है, तो वो जो टीम है उसमें कितने लोग हैं? ये देयर आर 6 पीपल्स, या जो 6 लोग जो है उस कमेटी में एम्प्लॉय होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डॉक्टर। एक सबसे पहले जो टीम का हेड होता है वो कौन होता है? डॉक्टर होता है, जो कि हमको थेरेपी एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। दूसरा कौन होता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ऐसा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो उस पर्टिकुलर डॉक्टर को क्या करता है? असिस्ट करता है कि वो हमको किस तरह की ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो उसको वो डॉक्टर को वो असिस्ट करता है। फिर लेबोरेटरी हेड, तो जो लेबोरेटरी हेड होता है वो क्या करता है कि जो लेबोरेटरी हेड है वो कौन सी टेस्ट करनी है डायग्नोसिस के लिए, ये सब चीज़ों को देखता है। फिर सोशल वर्कर्स, ये सोशल वर्कर का पार्ट क्या होता है कि सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो वहाँ पर हमको असिस्ट करते हैं, कि हमको अवेयरनेस करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद में नर्सेस, जैसे कि आप जानते हैं कि नर्सेस के रोल्स वहाँ पर हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट। मतलब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या रोल है फिर? कि वो ड्यूरिंग द थेरेपी, जब हम पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड करते हैं तो उस थेरेपी के बीच में वो क्या करता है? उसको वो डायग्नोस करता है, या उसको वो क्या करता है? वो वहाँ पे उसको इवैल्यूएट करता है वो कि जो थेरेपी है उसको देने के बाद में किस तरह के साइड इफ़ेक्ट या किस तरह के एडवर्स इफेक्ट या किस तरह के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की हेल्थ केयर टीम होती है जो कि एक पेशेंट को एजुकेट करती है या उनको वो गाइड करती है। सो नेक्स्ट वी विल सी मेडिकेशन हिस्ट्री। सो सबसे पहले अगर हमको किसी पेशेंट को एक थेरेपी प्रोवाइड करनी है तो हम उस पेशेंट को उसकी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन की बेसिस पे हम उसको थेरेपी प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमको ये जानना ज़रूरी है कि उसका मेडिकेशन हिस्ट्री या उस पर्टिकुलर पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। तो हम वहाँ पर सबसे पहले जो अगर किसी पेशेंट को हमको एक थेरेपी प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले हम मेडिकेशन हिस्ट्री देखते हैं। जैसे कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि अगर आपको कोई सीवियर डिसीज़ है तो आपसे डॉक्टर आपसे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछता है कि आपको पर्टिकुलर तरह की बीमारी कोई थी क्या पहले, या घर में किसी को इस तरह की बीमारी होती थी क्या पहले, या आपने पहले कौन सी मेडिसिन ली है इसके लिए, या आपने कौन से डॉक्टर को पहले कंसल्ट किया था, आपका अभी क्या ट्रीटमेंट शुरू है उस पर्टिकुलर डिसीज़ को। तो ये सब चीज़ें जो होती है, जो हिस्ट्री किस लिए लेते हैं? क्योंकि हम पेशेंट को एक बेटर वे में ट्रीटमेंट दे सके। तो इसके अंदर मेडिकेशन हिस्ट्री मीन्स अ पेशेंट्स रिकॉर्ड। ईच एंड एवरी पेशेंट रिकॉर्ड इज मेडिकल पेशेंट्स रिकॉर्ड इज मेंटेन इन अ बिग हॉस्पिटल। मतलब जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर हमको ईच एंड एवरी पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड वहाँ पर हमको मेंटेन करके रखना होता है। दिस एक्सरसाइज हैज़ बिकम मोर ईजियर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये जो काम है ये और भी ईजी वे में हो गया है आजकल के दौर में। तो कंप्यूटर होने की वजह से क्या है कि हम ईजीली बहुत थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो ईजीली हम मेंटेन करके रख सकते हैं। और अगर हमको किसी पर्टिकुलर एक पेशेंट का रिकॉर्ड हमको उसमें चेक करना है तो हम विदिन अ मिनट्स हम उसके अंदर उसको सर्च कर सकते हैं। सो द कम्युनिटी शुड बी एडवाइज टू कीप मेडिकेशन हिस्ट्री राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ये जो कम्युनिटी है हमारी, उनको ये हमारी ड्यूटी है कि उनको हमको एडवाइस करना है कि तुम्हारा जो पर्सन है उसके बर्थ से लेकर तो अब तक के जितना भी उसका मेडिकल रिकॉर्ड है वो एक राइट वे में उसको वो फॉर्म करके रखे। ये किस लिए? ताकि जब वो एक थेरेपी प्रोवाइड करे डॉक्टर उसको तो उसमें उनको आसानी हो। तो कौन सी हिस्ट्री कंसिस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट। जो हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की उसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होती है। कौन सी? तो सबसे पहले तो नेम होता है पेशेंट का, फिर उसके बाद में जेंडर, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में उसका ब्लड ग्रुप कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आयरिश फैक्टर। व्हाट डू मीन बाय आयरिश फैक्टर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Rhesus factor. It is a type of protein found on the outside of RBC। मतलब एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि RBC के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है।
एंड इम्यूनाइजेशन, नेक्स्ट क्या है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। व्हाट डू मीन बाय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? जैसे कि आप पोलियो में आपने देखा होगा आपके घर के ऊपर कि जब हमको पोलियो के टीके लगते हैं तो वहाँ पर एक इम्यूनाइजेशन मतलब उनके डोसेज का एक शेड्यूल होता है कि आपने एक डोज लिया, फिर आपको 21 डेज के बाद में दूसरा डोज लेना है। इस तरह से एक शेड्यूल होता है पूरा। जैसे कि अभी कोविड का जो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो किस तरह से है कि आपको एक डोज लेना है, फिर उसके बाद में 15 डेज के बाद में उसका एक बूस्टर डोज लेना है। तो इस तरह से ये कोविड वैक्सीनेशन का शेड्यूल है। तो इसके अंदर आप क्या, जैसे कि आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के अंदर बूस्टर डोज डेट्स, मतलब बूस्टर डोज डेट मतलब क्या कि जो हमने एक डोज दिया है पहले उसके बाद में हम जब दूसरा डोज देते हैं तो वो डोज को हम क्या बोलते हैं, बूस्टर डोज डेट। तो वो कब देना है हमको, कौन से दिन देना है, ये हमको जो डेट होती है वो वहाँ पर हम मेंशन करते हैं। एंड थेरेपी डिटेल्स गिवन फॉर द डिसीज़। फॉर एग्जांपल अगर उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए पेशेंट को कहीं पे थेरेपी ऑलरेडी प्रोवाइड की है फिजिशियंस ने, तो वो कौन सी थेरेपी है, कौन सी पूरी उसके बारे में पूरी डिटेल्स। और उसके बाद में हेरिडिटी डिसीज़ डिटेल्स। व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी डिसीज़ डिटेल्स की मतलब ऐसी डिसीज़ जो कि जेनेटिक, मतलब हेरिडिटी मीन्स व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी? तो हेरिडिटी मीन्स पास फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब कि ऐसी डिसीज़ जो आपके जेनेटिक के अंदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, आपकी फैमिली में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि आप कभी अगर हॉस्पिटल में गए और आपको कुछ मेजर डिसीज़ है, लाइक टीबी है आपको, अगर या कैंसर है आपको, माउथ कैंसर या लंग कैंसर ऐसा कुछ अगर आपको है, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको घर में या फिर पहले किसी को कैंसर था क्या, पहले किसी को टीबी था क्या। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है ना कि जिसमें हम टोबैको या फिर अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर पेशेंट को कैंसर हो जाता है, वहाँ पे ब्लड कैंसर हो जाता है या बोन कैंसर हो जाता है। तो डॉक्टर पूछता है कि आपको ये जेनेटिकली भी होता है कि अगर किसी को प्रीवियसली हमारे जीन्स के अंदर किसी को अगर इस तरह की डिसीज़ है तो हमको भी उसके होने के चांसेस वहाँ पे होते हैं। तो वो डॉक्टर वहाँ पे उस बारे में फिर पूछता है। और फिर एडीआर डिटेल्स, मतलब क्या कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिटेल, कि आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद में कोई एडवर्स इफेक्ट उसका मिलता है क्या। फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग को लेने के बाद में रैश या फिर कोई इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स या फिर कोई एलर्जी तरह के सिम्टम्स है कि आपको सेल्फ मेडिकेशंस, आप खुद से कौन कौन सी मेडिसिन लेते हो वहाँ पे। फिर उसके बाद में पीरियडिकली इफेक्टेड बाय एनी डिसीजेज, मतलब कि आप मतलब किसी डिसीज़ से इफेक्ट हुए हो क्या, मतलब किसी के कंटेमिनेशन के साथ में आप आए थे क्या। इस तरह से हैबिट्स लाइक ड्रिंक, टोबैको, स्मोकिंग एक्सेट्रा। जैसे कि डॉक्टर पूछता है आपसे कि आप ड्रिंक करते हो क्या, आप अल्कोहल पीते हो क्या, या फिर जैसे कि आप अगर आपको अगर मोटापा है या फिर आप तो आपसे पूछता है कि आप फैट रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर ऑयली फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हो क्या। इस तरह से जो डॉक्टर आपसे पूछता है तो वो इसलिए पूछता है कि उसको थेरेपी प्रोवाइड करने में आसानी होती है। एंड ड्रग विड्रावल सिम्टम्स इफ़ एनी, अगर तुम व्हाट डू मीन ड्रग विड्रावल सिम्टम्स, कि अगर एक पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद में हमको वहाँ पर किस तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने ऐसे फॉर एग्जांपल हुआ है ना कि एक पर्टिकुलर ड्रग लिया हमने, उसको लेने के बाद में नवेशिया जैसे फील हो रहा है, वॉमिटिंग जैसे फील हो रहा है, या फिर पसीना निकल रहा है, स्वेटिंग हो रही है वहाँ पे हमको, या फिर हमको नर्वसनेस हो रही है ना। तो इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं तो इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, फिर उस ट्रीटमेंट को हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री, कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट टाइप, मतलब कि क्या सिग्निफिकेंस है कि हम क्यों हमको ये मेडिकेशन हिस्ट्री लेना क्यों ज़रूरी है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो इन दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ गॉज बाय द फिजिशियन फॉर थेरेपी। सो ये जो मेडिकेशन हिस्ट्री है ये क्या, इट इज़ यूज एज अ गॉज, मतलब क्या कि डॉक्टर क्या करेगा फिर कि जब वो आपको एक पर्टिकुलर थेरेपी प्रोवाइड करेगा तो वो किस बेसिस पे प्रोवाइड करेगा कि उसको फिल्ट्रेशन, मतलब वहाँ पे वो थेरेपी जब आपको ड्रग्स जब वो लिखेंगे यूज एज अ गॉज मतलब क्या कि एक फिल्टर करेगा वो वहाँ पे, मतलब जितना भी आपकी उसने मेडिकेशन हिस्ट्री देखा उसके बेसिस पे वो जज करेगा कि तुमको कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है, आपको किस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, आपको अगर पर्टिकुलर टाइप की एलर्जी है तो इस सिचुएशन में आपको अगर आपको ये मेडिसिन लेने से अगर एलर्जी होती है तो आपको वहाँ पे कौन सा अल्टरनेटिव ड्रग है जो आपके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। तो इस तरह की थेरेपी वहाँ पे हम जो प्रोवाइड करते हैं
तो उसको हम बोलेंगे कि जो पेशेंट जो फिजिशियन है वो क्या करता है एज अ गॉज, मतलब ये थेरेपी के बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि कौन सी थेरेपी आपको देनी है, कौन सी थेरेपी आपको नहीं देनी है। सेकंड, पेशेंट कंप्लेंट्स फॉर द ड्रग कैन बी स्टडीड। पेशेंट कंप्लेंट्स मीन्स व्हाट, कि पेशेंट उस पर्टिकुलर डिसीज़ को उस ड्रग्स को कैसे लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेशेंट कंप्लेंट्स मीन्स व्हाट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर साहब जैसे कि कुछ ऐसी थेरेपी है या ऐसे ड्रग्स हैं जो पेशेंट ऐसे बोलता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद में सर मुझे पर्टिकुलर तरह की एलर्जिक रिएक्शन होती है, या मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, उसको लेने के बाद में मुझे नविशिया जैसी फील होता है, या मेरा हेडेक होता है मुझे इस ड्रग लेने के बाद में। तो जो पेशेंट कंप्लेंट्स है तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फिर उस ड्रग को चेंज करके ऐसा ड्रग देंगे जो उसको लेने में उसको इजी वे में वो उसको ले सके। फिर उसके बाद में अ रीज़न फॉर एडीआर और एलर्जी कैन बी अंडरस्टूड, मतलब कि अगर पेशेंट को पर्टिकुलर एक ड्रग लेने से एलर्जी होती है तो हमको वो समझ में आएगा, उस फिजिशियन को वो समझ में आएगा कि किस तरह का ड्रग उस पर्टिकुलर पेशेंट को देने के बाद उसको एलर्जिक सिम्टम्स देखने को वहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टडी होती है फिजिशियन की। फिर उसके बाद में टू नो द पेशेंट करंट एंड पास्ट मेडिकेशन, मतलब कि हमको पता चलता है कि पेशेंट जो है वो पास्ट में प्रीवियस में कौन कौन सी मेडिसिन लेता था, उसकी बेसिस पे हमको हमारी ट्रीटमेंट आज जो है वो उस अपडेटेड देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने से देखा होगा कि एक पर्टिकुलर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसको बार बार लेने की वजह से वो मेडिसिन आपकी बॉडी पर एक्ट नहीं करती, या आपको असर नहीं करती वो मेडिसिन। तो कौन सी थेरेपी फिर और आपको प्रोवाइड करनी चाहिए वो वहाँ पर फिर फिजिशियन डिसाइड करता है। एंड लास्ट वन इज काउंसलिंग बिकम ईजियर आफ्टर नोइंग ऑल डिटेल्स टू द फार्मासिस्ट, मतलब जो पेशेंट काउंसलिंग है, मतलब कि हमको पेशेंट को कैसे एजुकेट करना है, किस तरह से, जैसे कि पेशेंट की जब हमको अगर हिस्ट्री पता चल गई कि जो पेशेंट है वो ऑयली फूड ज़्यादा खाता है जिसकी वजह से उसको इस तरह का लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उसको ज़्यादा पीलिया हो रहा है, तो हमको पेशेंट को फिर इजी जाता है कि पेशेंट को हमको एजुकेट करना है कि आपको ऑयली फूड ज़्यादा खाने नहीं है, आपको हैवी डाइट ज़्यादा लेनी नहीं है, आपको लाइट डाइट या लाइट फूड खाने हैं आपको, या इस तरह से हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। ईजियर, ये ईजी होता है हमारे लिए कि हमको पेशेंट को किस तरह से एजुकेट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट दैट वी विल सी इज़ दैट रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। सो what are the different kinds? So there are different kinds of roles of pharmacist or clinical pharmacist. In that, first he prepares the case history of the patient which include current sign and symptom and past history. मतलब जो पहला रोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वो ये होता है कि वो पेशेंट की हिस्ट्री, जो पेशेंट हिस्ट्री है वो चेक करता है। वो पेशेंट हिस्ट्री मीन्स व्हाट, कि जितनी भी पेशेंट की हिस्ट्री है उसने किस तरह की मेडिसिन ली है, कौन कौन सी इसको क्या क्या उसको पहले प्रीवियस पास्ट में हुआ है, कौन कौन सी डिसीज़ उसको हुई है। उसके बाद में करंट जो उसके साइन और जो पर्टिकुलर डिसीज़ उसको अभी हुई है उसके साइन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो वहाँ पर हमको करंट और पास्ट हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ही असिस्ट द फिजिशियन एंड द पेशेंट इन गेटिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कि जब हमको पर्टिकुलर पेशेंट का डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होता है तो जो फार्मासिस्ट है वो क्या करता है, फिजिशियन को और पेशेंट को वहाँ पर वो असिस्ट करता है कि आपको इस तरह से टेस्ट आपकी करवानी है। उसके बाद में नेक्स्ट, ही डिलीवर्स ऑप्शंस ऑन सिलेक्टिंग ड्रग्स एंड डोसेज फॉर्म टू द फिजिशियन फॉर थेरेपी टू बी फॉलोड, मतलब कि वो क्या करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वो असिस्ट करता है या फिर वो ऑप्शन देता है किसको, फिजिशियन को, कि किस तरह की ट्रीटमेंट या आपको कौन सी मेडिसिन वहाँ पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है, या कौन सी बेटर वे में या कौन सी मेडिसिन बेटर रहेगी उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो एडवाइस है ये कौन प्रोवाइड करता है फिजिशियन को, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। सो नेक्स्ट, पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस ड्यूरिंग हिज वार्ड विजिट, मतलब कि जब फार्मासिस्ट वार्ड में विजिट करेगा तो वो क्या करेगा फिर कि वो पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि वो पूछते हैं कि अभी कैसे लग रहा है आपको, और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, और क्या क्या दिक्कत हो रही है ना। तो इस तरह से जो पूछता है तो वो क्या करता है वहाँ पे वो पेशेंट काउंसलिंग करता है। फिर उसके बाद में वो एडवाइस देता है उसकी बेसिस पे कि डॉक्टर साहब आप मुझे खाना जा नहीं रहा है, ऐसे बोलता है वो, या फिर तो डॉक्टर फिर वो फिजिशियन जो है वहाँ पे उनको बोलता है कि आप लाइट डाइट यूज़ करो, आप वहाँ पर ज़्यादा हैवी फूड मत खाओ। इस तरह से वो जो फिर उसको वो एडवाइस देता है। फिर उसके बाद में क्या, नेक्स्ट, पेशेंट ड्रग मॉनिटरिंग ड्यूरिंग हिज स्टे इन द हॉस्पिटल, मतलब कि जो
जब जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में स्टे हो रहा है, यानी कि वो इन पेशेंट है अगर, तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट, फार्मासिस्ट क्या करता है कि वो उसको जो डायग्नोस्टिक थेरेपी है उसको वो क्या करता है, मॉनिटर करता है कि वहाँ पे उस थेरेपी को लेने के बाद में उसको किस तरह के साइड इफ़ेक्ट या फिर किस तरह के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर्टिकुलर ड्रग की देखने को मिल रही है, या उसकी रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को या उस पर्टिकुलर थेरेपी को लेने के बाद में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करता है वो, डिटेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर उसको किसी तरह का एडवर्स इवेंट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर उसको वहाँ पे देखने को मिलता है तो उसको वो डिटेक्ट करता है कि कौन सी ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, किस ड्रग की वजह से हो रहा है और इसके पीछे रीजंस क्या है। फिर उसको डिटेक्ट करने के बाद में उस पर्टिकुलर ड्रग रिएक्शन को वो रिपोर्ट करता है। उसके बाद में क्या, नेक्स्ट कीप प्रिस्क्रिप्शन प्रोफाइल रिकॉर्ड ऑफ आउट पेशेंट, मतलब कि जो आउट पेशेंट है, जो ऐसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो उनके प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिकॉर्ड उसका एक उसके पास में मेंटेन करके रखता है। किस लिए, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पेशेंट है, आउट पेशेंट, वो पर्टिकुलर जो हमने थेरेपी उसको प्रोवाइड की है वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको लेने के बाद अगर वो साइड इफेक्ट हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं तो हम फिर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन देखकर ये स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह के साइड इफेक्ट वहाँ पर क्यों हमको इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिले। सो नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपेट्स इन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम एंड क्लिनिकल ड्रग इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वो क्या करता है, पार्टिसिपेट्स करता है कि क्वालिटी को, वो ड्रग की क्वालिटी को वो कैसे एश्योरेंस प्रोग्राम, मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है कि हमको ड्रग्स की क्वालिटी एश्योर करनी होती है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में, और जो क्लिनिकल ड्रग इन्वेस्टिगेशंस होती है जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर न्यू ट्रीटमेंट के लिए या न्यू ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर वो क्या करता है, पार्टिसिपेट्स करता है। उसके बाद में मॉनिटरिंग पेशेंट कंप्लेंट्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन द हॉस्पिटल, मतलब क्या करता है वो कि पेशेंट्स की कंप्लेंट्स की, पेशेंट का क्या आउटपुट है वो ड्रग लेने के बाद में, पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद में उसको वो मॉनिटर करता है। कब, जब पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे होता है तब। एंड नेक्स्ट कौन सा है, अश्यूम्स केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, मतलब क्या करता है कि वो उसकी एक वो केयर प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स को लेकर। सो नेक्स्ट देयर आर इन योर चैप्टर देयर इज अ डायग्रामेटिक समरी ऑफ रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मतलब इस डायग्राम में उन्होंने बताया है कि कौन कौन से रोल है, मेन रोल क्लिनिकल फार्मासिस्ट के। सो सबसे पहला रोल जो है, जैसे कि हमने देखा कि वो क्या है कि मेडिकेशन हिस्ट्री, कि उस पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। किस लिए, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिकेशन हिस्ट्री he shall can provide a better treatment or a better therapy. And next what is next is that प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग, मतलब क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग में कैसे कि जब डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे रहा है या पर्टिकुलर थेरेपी वहाँ पे वो एक पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको वो मॉनिटर करेगा कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, कि जो डॉक्टर ने थेरेपी प्रोवाइड की है ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सही है या नहीं है, या फिर और इससे अच्छी जो ट्रीटमेंट है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज़ को लेकर। तो यहाँ पे वो प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग करेगा। उसके बाद में पेशेंट काउंसलिंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्हाट डू मीन बाय पेशेंट काउंसलिंग, कि पेशेंट काउंसलिंग में वो उस पेशेंट को उस पर्टिकुलर थेरेपी के बारे में, उस पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में वो पेशेंट को काउंसलिंग करेगा, उसको वो एडवाइस प्रोवाइड करेगा कि आपको ये मेडिसिन किस तरह से लेनी है, आपको ये मेडिसिन के साथ में कौन कौन से फूड्स लेना है, आपको कितने डोजेज इसके लेना है, कितने दिन तक इसकी थेरेपी कंटिन्यू रखनी है। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये वो पेशेंट काउंसलिंग में उसको वहाँ पे वो एजुकेट करेगा उस पर्टिकुलर पेशेंट को, कौन, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। फिर उसके बाद में पेशेंट कंप्लेंट्स, मतलब क्या कि जो मेडिसिन जो आपने उसको जो वहाँ पर उसको एजुकेट किया है पेशेंट को, जैसे आपने उसको डिस्पेंस किया है, जैसे आपने उसको बताया है कि इस तरह की मेडिसिन को आपको कैसे लेना है, तो उसी जो थेरेपी है वो आपको कैसे लेनी है, तो वो थेरेपी, वो पर्टिकुलर थेरेपी वो जो पेशेंट है वो उसको ठीक से ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको वो असिस्ट करेगा, उसको वो मॉनिटर करेगा कि इसको लेने के बाद में क्या फीडबैक है पेशेंट का, कि उसको लेने के बाद में उसको क्या फीडबैक है, उसको ठीक लग रहा है या उसको किसी और तरह की कुछ प्रॉब्लम हो रही है उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को लेने के बाद में, या पेशेंट कॉम्प्लेक्स, मतलब कि और कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशेंट को लेने के बाद में नोइशिया जैसे फील हो रहा है,
तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखेगा। फिर उसके बाद में क्या कि जब ये थेरेपी जब चल रही होती है तो उसके बाद में वो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मतलब क्या कि वो ड्रग को मॉनिटर करेगा कि ये ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कि ये जो थेरेपी देने के बाद में उस पर्टिकुलर पेशेंट को किसी तरह का साइड इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो है वो वहाँ पर ड्रग मॉनिटरिंग करेगा। अगर वहाँ पर उसको किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसको डिटेक्ट करेगा कि ये जो साइड इफेक्ट पर्टिकुलर आया है ये किस वजह से आया है, कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइड इफेक्ट देखने को मिला है, या फिर कौन सी मेडिकल ऐसी कंडीशन है या कौन सी ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है जिसके बाद ये ड्रग लेने की वजह से एक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट वहाँ पर हमको देखने को मिला है। तो इस तरह की जो साइड इफेक्ट है उसको डिटेक्ट करके वो क्या करेगा, उसको फिर रिपोर्ट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फिर वो क्या करेगा कि जितने भी ड्रग जैसे कि है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को क्या होनी चाहिए, फार्मेसी जो है वो अपडेट रहता है कि अभी तक मार्केट में कितने ड्रग्स हैं, कितने ड्रग्स अवेलेबल है। तो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं इसके लिए, लाइक पबमेड, गूगल स्कॉलर्स। तो ये सब चीज़ें क्या ये क्या होता है कि ये एक साइंटिफिक डेटा सर्च इंजिन्स होते हैं जिसमें हम अगर हमको किसी एक ड्रग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है या उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बारे में या फिर उसके साइड इफेक्ट के बारे में या उसके डोसेस के बारे में या उसके पर्टिकुलर डिस्कवरी के बारे में, उसकी A to Z हमको किसी भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन इस तरह की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर वो उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद में, जैसे कि अभी हमको कैसे पता चलेगा कि जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल रिसेंट की एग्जांपल है कि जिंटैग ये सब लेने की वजह से जो है कोलॉन का कैंसर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कब पता चली कि जब ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज अपडेट रहती है, उसके ऊपर जब पर्टिकुलरली थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने के बाद जब पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है तो हम डिसाइड करते हैं कि ये जो थेरेपी है उसको लेने के बाद में किस तरह के साइड इफेक्ट या किस तरह के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या किस तरह की इफिकेसी हमको वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हमको कब देखने को मिलती है, जब उसका पूरा डेटा हमारे पास में अवेलेबल होता है। तो कौन कौन सी वेबसाइट्स है, PC या NCBI जो है वो इस तरह की वेबसाइट प्रोवाइड करती है, लाइक पबमेड, साइंस डायरेक्ट, गूगल स्कॉलर। तो ये जो जर्नल ये जो इंजिन्स है इसमें हम किसी भी ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं by simply putting their name. For example, if you want to search information on paracetamol, so you have to simply put paracetamol in that particular search engine and you will see a broad literature research paper, review articles on that and recent research on which is ongoing on that particular drug candidate. So these all these are the roles of clinical pharmacist. So here we discussed our first chapter in second part, that is introduction to clinical pharmacy, and in the next lecture we will see the modern dispensing aspects. Thank you.